नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम लोकसभा को देखेंगे। लोकसभा से जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से प्रमुख तथ्य हैं जो लोकसभा से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो आपकी लोकसभा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसके बाद हम कवर करेंगे कि जो आपका लोकसभा है, इसका चुनाव कैसे होता है। फिर जो इसके सदस्य हैं, उन सदस्यों के लिए योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए? मतलब जैसे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए या कुछ और जो प्रमुख चीज़ें हैं, वह कौन-कौन सी हैं? फिर हम बात करेंगे कि जो आपका लोकसभा है, इसका जो अध्यक्ष है, उससे जुड़ी प्रमुख शर्तें क्या-क्या हैं? फिर इस अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया क्या है? यह हम समझेंगे। इसके बाद हम व्यवस्था देखेंगे उपाध्यक्ष की। इन सब के अलावा कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं, इन तथ्यों को भी देखेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, यानी लोकसभा से जितने भी प्रमुख तथ्य हैं, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे तथ्यों को भी हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने चर्चा की, हम बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे और यह सारे तथ्य आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हर साल परीक्षा में लोकसभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी लोकसभा है, इससे संबंधित जो बेसिक तथ्य हैं, वह कौन-कौन से हैं? तो जब हम देखते हैं कि लोकसभा जो है, इसका पहला कार्यकाल कब से कब तक है? यहाँ हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत की। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय जो लोकसभा है, उसका जो प्रथम कार्यकाल था, वह क्या था? तो यह था आपका 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। सबसे प्रमुख आपको क्या याद रखना है? 1952 यह पूछा जाता है। अगर बहुत स्पेसिफिक पूछना हो, तो आपसे पूछेगा कि 17 अप्रैल 1952 यह वह डेट थी जब लोकसभा का पहला कार्यकाल यानी स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी, उसका कार्यकाल कब था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। अब जो आपकी लोकसभा है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? यानी लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, वह कितनी है? 552 यह निर्धारित की गई है। इसमें से जो 530 है, वह कहाँ से है? राज्यों से है और जो 20 है, वह कहाँ से है? संघ राज्य क्षेत्रों से। यानी 530 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्यों से चुनकर आएँगे, 20 सदस्य ऐसे होंगे जो संघ राज्य क्षेत्रों से चुन के आएँगे। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आपका दिल्ली है और आपका जो पांडुचेरी है, यहाँ पर क्या है? विधानसभा। यह तथ्य भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। 530 कहाँ से आएँगे? राज्यों से। 20 कहाँ से आएँगे? संघ राज्य क्षेत्रों से। अब बचे 2, यह 2 कौन है? आंग्ल भारतीय। लेकिन आप कहेंगे कि इनकी व्यवस्था तो समाप्त की जा चुकी है। तो हाँ, इनकी व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इसके हिसाब से जो कुल सदस्य संख्या है, वह हो गई आपकी 550। ये जो आपके एंग्लो इंडियन थे, इनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन नॉमिनेट भी तभी किया जाएगा जब इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। यानी इनका जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है, वह इनकी जनसंख्या के हिसाब से अगर नहीं है, तब जाके राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता था। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की नियुक्ति या एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है, वह लोकसभा में नहीं करेंगे। तो अब वर्तमान में जो लोकसभा है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 550। इसमें से 530 आएँगे आपके राज्यों से और जो बाकी बचे 20 हैं, यह आएँगे आपके कहाँ से? संघ राज्य क्षेत्रों से यानी कि यूनियन टेरिटरी से। इसके अलावा एक प्रमुख तथ्य यह पूछा जाता है कि जो वोट देने की एज थी, जो पहले 21 साल थी, इसको घटाकर 18 साल कब किया गया? तो आपसे 2-3 तथ्य इसमें पूछे जाएँगे। पहला, यह कब हुआ? तो आपको साल याद रखना है कि 1988 में ऐसा हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वह संविधान संशोधन कौन-सा था? तो 61वां संविधान संशोधन था। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 में जो वोट देने की आयु थी, उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है और कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है। अब जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव कैसे होता है? तो आपको याद रखना होगा कि इनका जो निर्वाचन है, वह कैसा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन।
यानी डायरेक्ट रूप से जो जनता है, वह जनता इनको चुनेगी। राज्यसभा में आप देखेंगे कि जो निर्वाचन है, वह कैसा है? अप्रत्यक्ष है, यानी जनता उनको डायरेक्ट नहीं चुनती है। लेकिन जो लोकसभा है, इसका निर्वाचन कैसा है? प्रत्यक्ष है, तो जनता इनको डायरेक्ट चुनेगी। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक, पहला कार्यकाल कब है? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। सदस्य संख्या कितनी है अधिकतम? पहले यह थी 552, अब वर्तमान में कितनी है? 550। वोट देने की आयु कब परिवर्तित हुई? तो 1988 में 61वें संविधान संशोधन से इसको 21 से घटाकर 18 किया गया। एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी, वह कब समाप्त की गई? तो 104वें संविधान संशोधन से 2019 में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो यह सबसे प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आगे हम देखते हैं कि 104वां जो आपका संविधान संशोधन है, यह कैसे हुआ? यह अधिनियम 21 जनवरी 2020 से लागू हुआ। अनुच्छेद 331 और 333 जो कनेक्टेड था किससे? कि जो आंग्ल भारतीय हैं, इनकी सीटों का जो नॉमिनेशन है, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के तहत इसको परिवर्तित किया गया। व्यवस्था मतलब 104वां संविधान संशोधन के तहत, और अब इसी संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो उनका नॉमिनेशन था, वह समाप्त किया गया। इसी के साथ-साथ क्योंकि आपको यह याद रखना होगा कि यह क्या था? एक संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका एक प्रावधान था कि जो आपका एंग्लो इंडियन है, उनका जो नॉमिनेशन है राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था भी है, जो आपके अनुसूचित जाति हैं और जो आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इनकी सीटों का जो आरक्षण है, वह अगले 10 सालों के लिए यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2 परिवर्तन हुए हैं। एक, एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त किया गया। किससे समाप्त हुआ है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसी के साथ-साथ जो आपकी आरक्षण की व्यवस्था है, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। इस आरक्षण की व्यवस्था को 10 साल के लिए यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन से 2 प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो लोकसभा है, इसका चुनाव किस प्रकार से होता है? यानी इनके चुनाव से जुड़ी जो प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं को समझते हैं, जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज़ जो इनका चुनाव है, यह किस व्यवस्था के तहत होता है? तो जो भारत का संविधान है, उसमें भी प्रावधान है, और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें भी प्रावधान है। तो चुनाव से जुड़े 2 प्रावधान हैं। भारत के संविधान में व्यवस्था है, यानी संवैधानिक पद हैं, तो उनसे जुड़े प्रावधान है कि कैसे इनका चुनाव होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, यह सब कुछ है। कुछ साधारण नियम बनाए गए हैं, जो आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। तो 2 जगह यह व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? सबसे पहली चीज कि जो सदस्य हैं, यानी जैसे अभी हमने चर्चा की कि 550 क्या है? कुल सदस्य संख्या। अब यह जो आपकी सदस्य संख्या है, यह निर्धारित कैसे होगी? तो यह कैसे होगी? जनसंख्या के अनुपात से। मतलब जिस रेशियो में जिस क्षेत्र की जनसंख्या है, उस रेशियो में वहां की लोकसभा सीटें होंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका बिहार है और जो आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं, वह सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, वह ज़्यादा है। तो जहाँ जितनी जनसंख्या होगी, उस प्रदेश की उतनी ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी। तो जनसंख्या के अनुपात में क्या है? सीटें हैं। लेकिन उन राज्यों पर जिनकी जनसंख्या कितनी है? 60 लाख से कम, उनको इनसे छूट मिली है। अब यहाँ आप अंतर समझिए। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या है 10 करोड़ या किसी राज्य की जनसंख्या है 10 करोड़ और कुल सीटें हैं आपकी 550। हो सकता है कोई ऐसा राज्य हो जिसकी जनसंख्या हो 10 लाख, तो उसके साथ क्या होगा? क्योंकि 10 करोड़ वाले की सीटें और 10 लाख वाले की सीटें, इनमें जो रेशियो है वह आपका हो जाएगा 10 रेशियो 1 का अनुपात। अब जैसे आपके उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र हैं, तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो यह नियम है, यह 60 लाख की जनसंख्या से जो कम के क्षेत्र हैं या 60 लाख की जनसंख्या से जो कम के राज्य हैं, उनके लिए परिवर्तित किया गया है। यानी जो आपका जनसंख्या का अनुपात है, उसके हिसाब से जो सीटें हैं, वह किसके लिए हैं? जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा जो 60 लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, इनके लिए सीटें पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं। तो यह पूरा प्रावधान है, और जनसंख्या का मतलब जो आपकी अंतिम जनगणना हुई है और उसके बाद आपका होता है
परिसीमन तो अंतिम जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा, उसी से जो आपकी सीटें हैं, वह सीटें क्या होंगी? निर्धारित होंगी। अब जो आपका लोकसभा है, इसका कार्यकाल कब है? तो यह भी पूछा जाता है। तो लोकसभा का जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो उस पहली बैठक से अगले 5 साल का जो कार्यकाल है, वह किसका है? लोकसभा का। तो आम चुनाव के बाद पहली बैठक से जोड़ा जाएगा 5 साल। यही क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल। लेकिन प्रावधान यह भी है कि अगर आपातकाल है, कोई इमरजेंसी है, तो आपातकाल की स्थिति में इस लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर क्या करवाना होगा? चुनाव करवाना होगा। यानी आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए। तो 1-1 साल करके इसको अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपकी इमरजेंसी समाप्त हो जाए, उसके बाद 6 महीने के अंदर क्या करवाना होगा? चुनाव करवाना होगा। तो यह लोकसभा के चुनाव से जुड़े जो प्रमुख प्रावधान हैं, वह हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आपकी लोकसभा है, इनके जो सदस्य हैं, इनके लिए जो योग्यता है, यानी सदस्यों की जो योग्यता है, वह क्या होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ 25 साल की उसकी एज पूरी हो। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। तो एज कितनी है? 25 साल। उसका जो नाम है, वह भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, ज़रूरी यह नहीं है कि उसका नाम उसी चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए। भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। तो यह प्रमुख चीज़ हो गई। इसके अलावा जो आपका न्यायालय है, उसने उम्मीदवार को अप्राकृतिक मानसिक स्थिति का घोषित ना किया हो, यानी मानसिक रूप से भी वह क्या हो? सक्षम हो। और इसकी परिभाषा क्या है? कि न्यायालय ने उसको अयोग्य घोषित ना किया हो। इसके अलावा वह दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे प्रमुख चीज़ आपको क्या याद रखनी है? 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। 2 सबसे प्रमुख इसमें चीज़ें हैं। अगर यह योग्यता किसी व्यक्ति में है, तो वह क्या कर सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब जो आपके उम्मीदवार हैं, इनकी अयोग्यता से जुड़े जो प्रमुख प्रावधान हैं या किन आधारों पर इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है? जो आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसके तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत वह जो आपका उम्मीदवार है, वह अयोग्य ना हो। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रावधान बने हैं और इन प्रावधानों के तहत वह व्यक्ति अयोग्य ना हो। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई हो, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और कब तक नहीं लड़ सकता है? जब उसकी सज़ा पूरी हो जाए। पूरी होने के 6 वर्ष तक। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अपराध करने के बाद उसको सज़ा हुई और सज़ा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 साल के लिए। यानी कोर्ट ने उसको 2 साल की सज़ा दे दी। अब यह सज़ा भोगेगा, तो सज़ा भोगने के बाद 6 साल तक यह क्या कर सकता है? चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक प्रावधान। दूसरा, अगर जो आपका चुनाव आयोग है, वह उस व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दे, यानी चुनाव आयोग यह कह दे कि यह व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। और आधार क्या होना चाहिए चुनाव आयोग के पास? कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो चुनाव के नियम है, उन नियमों का उसने उल्लंघन किया है। तो चुनाव आयोग के पास यह शक्ति है कि किसी व्यक्ति के नॉमिनेशन को वह समाप्त कर दे। इसके साथ-साथ जो चुनावी खर्च हैं, उनका विवरण ना जमा करे या जो अपनी सीमा है चुनाव खर्च की, उस सीमा से अधिक खर्च करने के बाद उसका विवरण ना दे। यानी कुल मिलाकर जो चुनाव खर्च है, उस चुनाव खर्च का अगर वह विवरण नहीं देता है, उस केस में भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। किसी अन्य देश का अगर वह नागरिक है, तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे बीच-बीच में बात उठती है कि किसी सदस्य के पास क्या है? भारतीय नागरिकता तो है, लेकिन इसी के साथ-साथ उसके पास विदेशी नागरिकता भी है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता है, तो वह भी भारत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भले ही उसके पास भारत की नागरिकता हो, लेकिन अगर विदेशी नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त मानी जाएगी और उसको चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा।
अगला प्रावधान, कोई भी सदस्य किसी दो सदन का एक समय में सदस्य नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सदस्य है, वह राज्य विधानसभा में है या कोई राज्य सभा में है। उस केस में उसको यह बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस होती हैं। अगर वह विधानसभा में है और लोकसभा का चुनाव जीत जाता है और यह बताता नहीं है कि वह किसका सदस्य रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, विधानसभा का ही सदस्य रह जाएगा। यानी उसकी जो लोकसभा की सीट है, वह सीट खाली हो जाएगी। लेकिन अगर वह राज्यसभा में है और वहाँ से वह लोकसभा की सीट जीतता है, यानी राज्यसभा में रहते हुए ही उसने विधानसभा की सीट जीत ली है और अब वह बता नहीं रहा है कि राज्यसभा में रहेगा कि लोकसभा में। उस केस में राज्यसभा की सीट उसकी समाप्त हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में है, उसके साथ-साथ वह लोकसभा की सीट जीतता है, लेकिन बताता नहीं है कि किस पर वह रहेगा, तो विधानसभा की जो उसकी सीट है, वह सुरक्षित रहेगी, यानी उसको विधानसभा का ही सदस्य मान लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वह राज्यसभा में है और राज्यसभा की सीट जीतने के साथ-साथ वह लोकसभा की सीट भी जीत लेता है और यह बताता नहीं है कि वह लोकसभा में रहेगा कि राज्यसभा में, उस केस में उसकी राज्यसभा की सीट समाप्त मानी जाएगी और उसको लोकसभा का सदस्य घोषित किया जाएगा। तो यह भी प्रमुख आधार है। इसके अलावा अगर आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसको हटाया जाना है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उस केस में वह कार्यवाही में भी भाग लेगा और मतदान भी कर सकता है। लेकिन जो आपका राज्यसभा का सभापति है, वह अपने हटाए जाने की प्रक्रिया में वोट नहीं दे सकता है। अब यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इसको अगर हटाना है, तो हटाने के लिए क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। यानी पहले जो आपके 50 सदस्य हैं, वह यह बात रखेंगे कि इस व्यक्ति को हटाना है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है। हटाने की प्रक्रिया के दौरान जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, वह रहेगा भी और वोटिंग भी करेगा। लेकिन जो आपका राज्यसभा का सभापति है, जो कि होता कौन है? उपराष्ट्रपति, यह वोटिंग में भाग नहीं लेगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब आपकी लोकसभा का विघटन होगा, तो लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास जितने भी लंबित विधेयक हैं, वह सारे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से लोकसभा की गणपूर्ति को जब गिना जाता है, तो उसमें जो आपका पीठासीन अधिकारी है, उसको भी शामिल किया जाता है। गणपूर्ति मतलब कम से कम लोकसभा के 10% सदस्य होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही हो सकती है। तो इस 10% में किसको भी जोड़ा जाएगा कि जो आपका पीठासीन अधिकारी है, यानी जो आपका अध्यक्ष है, इसको भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या? अगर लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है, वह कितनी है? 550। तो अगर 55 सदस्य उपस्थित हैं, उस केस में लोकसभा की कार्यवाही हो सकती है। लेकिन इस 55 में भी एक क्या आपका अध्यक्ष, यह भी शामिल होगा। यानी अध्यक्ष को लेकर अगर 54 सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर कितने 55 सदस्य हैं, तो लोकसभा की गणपूर्ति माना जाएगा और लोकसभा की जो कार्यवाही है, इसको पूरा किया जा सकता है। अब एक प्रमुख तथ्य और, वह कौन-सा पहला अमेरिकन राष्ट्रपति था जिसने भारतीय संसद को संबोधित किया था? तो वह नाम क्या है? डीडी आइज़र हावर। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बाद में कौन-कौन आया? जिमी कार्टर भी आए हैं, बिल क्लिंटन भी आए हैं और बराक ओबामा भी आए हैं। तो यह लोग प्रमुख राष्ट्रपति हैं किसके? अमेरिका के, जिन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन-सा है? लद्दाख का। सबसे छोटा कौन-सा है? साउथ दिल्ली। लेकिन जब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे बड़ा कौन-सा है? फुलबाड़ी, जो आपका क्या है? पश्चिम बंगाल में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? लद्दाख का। यानी लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? लद्दाख। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करेंगे, तो फुलवाड़ी, फुलवाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र कौन है? साउथ दिल्ली, यानी इसका एरिया सबसे कम है। वहीं जनसंख्या के आधार पर कौन-सा है? लक्षद्वीप। तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, इससे जुड़े जो प्रमुख प्रावधान हैं, वह कौन-कौन से हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो प्रथम लोकसभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। अध्यक्ष होता कौन है? जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, इन्हीं के बीच से चुनाव होता है और चुनाव के आधार पर ही बनाया जाता है क्या? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर सदन का कोई निकाय है और उस निकाय के जो अधिकारी हैं, इनका सम्मेलन होता है और उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वह भाग लेता है, तो वह अपने आप क्या हो जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। यानी लोकसभा का अध्यक्ष
अगर किसी भी निकाय के अधिकारियों की बैठक में भाग लेता है, तो वह अपने आप क्या हो जाएगा, उस बैठक का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो आपका उपाध्यक्ष है, इसका प्रावधान कहाँ से आया है? यानी लोकसभा की जो व्यवस्था है या लोकसभा अध्यक्ष की जो व्यवस्था है, यह कहाँ से आई है? तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसी के तहत यह व्यवस्था है और 1921 में यह व्यवस्था लागू की गई। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था हमको मिलती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडिट व्हाइट। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी 1921 में जब पहली बार लोकसभा बनाई गई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडिट व्हाइट। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका पद कब तक रहता है? यानी लोकसभा का चुनाव हुआ, सदस्य आए और सदस्यों में से क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। अब लोकसभा का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा, यानी 5 साल के बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा। इस समय जो अध्यक्ष है, यह अपना पद नहीं छोड़ता है। यानी जो आपके सांसद हैं, सांसद मतलब लोकसभा के, यह अपना पद तो छोड़ देंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होगा, यह अपना पद नहीं छोड़ेगा, बल्कि जब नई लोकसभा की बैठक होगी, तब तक यह अपना पद धारित करेगा, यानी तब तक उस पद पर यह बना रहेगा। गणपूर्ति कितना होता है? 10वां भाग। इसकी चर्चा भी हमने कर ली। जब भी वोटिंग की बात होगी, तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, यह केवल निर्णायक मत ही दे सकता है। यानी किसी मुद्दे पर हो रही है वोटिंग, तो उस वोटिंग के केस में, यानी लोकसभा में मुद्दा है और मुद्दे पर होगी क्या? वोटिंग। पक्ष के लोग होंगे और विपक्ष के लोग होंगे, तो यह वोट करेंगे किसी मुद्दे पर। तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, वह इन जनरल वोट नहीं कर सकता है। लेकिन जब बराबरी का मुद्दा हो जाए, यानी सदन में जो वोटिंग है, वह बराबरी की स्थिति में आ जाए, उस समय जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। इसके साथ-साथ जब भी संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक मतलब जब भी आपकी लोकसभा और राज्यसभा बैठक करेगी संयुक्त रूप से, और इस बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो जब भी संयुक्त बैठक होगी, उस समय जो अध्यक्षता है, वह किसके पास रहेगी? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। धन विधेयक के केस में भी हम देखते हैं कि जो आपका अध्यक्ष है, इसी का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। यानी धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। इसके साथ-साथ जो निकायों के पीठासीन अधिकारी हैं, इनका अगर सम्मेलन होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वही क्या हो जाएगा? इनका अध्यक्ष बन जाएगा, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे भी की। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके कार्यों की जो चर्चा है, वह लोकसभा में ना तो की जा सकती है और ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की चर्चा ना तो लोकसभा में की जा सकती है और ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका स्थान कौन-सा है? यानी सबसे पहले कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। तो पदों के हिसाब से क्या है? स्थान है। इसी तरह से जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका स्थान कौन-सा है? 7वां स्थान है। और इस 7वें स्थान पर इसके अलावा और कौन है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उसका पद भी कौन-सा है? 7वां है। इसी के साथ-साथ जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका पद भी कौन-सा है? 7वां है। यह भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके विरुद्ध अगर बिल आता है, यानी इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो बिल आएगा, उससे जुड़े जो प्रमुख प्रावधान हैं, वह कौन-कौन से हैं? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसको हटाने की प्रक्रिया दी कहाँ गई है? तो यह संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, उसमें बताया गया है। यानी अनुच्छेद 94 में यह परिभाषित किया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसे कैसे हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? यानी अनुच्छेद 94 में क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले उसको नोटिस देना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को यह बताना होगा कि आपको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, वह शुरू की जा रही है। और यह बताना कब होगा? प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस के माध्यम से यह बताना होगा कि उसके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि उसे उसके पद से हटाया जाए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इस प्रस्ताव को कितने लोग समर्थन देंगे? तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य इसको समर्थित करेंगे। यानी लोकसभा के 50 सदस्य अगर मिलकर नोटिस देते हैं, तभी प्रक्रिया क्या हो सकती है? प्रारंभ हो सकती है। हटाने के लिए बहुमत कौन-सा चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। यानी लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, उसकी क्या होनी चाहिए?
सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत, मतलब 550 आपके सदस्य हैं तो 226 सदस्य अगर यह तय कर लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, यानी 226 सदस्य अगर इस पक्ष में वोट देते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रावधान लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी है, और इसमें प्रथम कौन है, मतलब लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, यानी 1921 में जब बना था तो वह कौन थे, अनंत शयनम अयंगर, यह प्रमुख तथ्य है। अध्यक्ष का चुनाव भी कैसे होगा, लोकसभा के सदस्यों में से और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अब कुछ प्रमुख प्रावधान और भी हैं। जब भी किसी संसदीय समिति का इसको सदस्य बनाया जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, उसका सभापति। अब जो आपका अध्यक्ष है वह अगर भाग भी ले रहा था तो वह क्या बन जा रहा था, अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष को अगर सदस्य बनाया जाएगा तो वह अपने आप क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। किसका, किसी भी संसदीय समिति का। इसके अलावा एक व्यवस्था यह है कि जो आपका अध्यक्ष होगा वह इन जनरल कहां से होगा, सत्ताधारी दल का, यानी जिसका बहुमत है, और जो आपका उपाध्यक्ष है वह कहां से होगा, विपक्षी दल से। यानी 11वीं लोकसभा से यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वह कहां से होगा, पार्टी से, और पार्टी का मतलब जिसका बहुमत है। दूसरा जो उपाध्यक्ष है वह कहां से होगा, विपक्षी दल से। लेकिन यह केवल एक व्यवस्था है, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। मतलब यह व्यवस्था सहमति के आधार पे बनाई गई है, संवैधानिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, यह अलग से कोई शपथ या कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता है। यह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही अपनी प्रतिज्ञा या अपनी शपथ लेता है। इसके अलावा यह पद बना कहाँ से है, भारत शासन अधिनियम 1919 से, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे भी की। जब 1921 में यह व्यवस्था बनी तो वहां पर प्रावधान क्या था कि जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद होगी, इसी को बाद में कहा गया लोकसभा। तो केंद्रीय विधान परिषद जो है इसका अध्यक्ष कौन होगा, यानी इसका पीठासीन अधिकारी कौन होगा, भारत का गवर्नर जनरल। यानी उस समय का जो गवर्नर जनरल है वही क्या होगा, विधान परिषद का या उस समय की जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष होगा। इसी के तहत के फेडरिक व्हाइट को लोकसभा का या फिर केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम भारतीय कौन है जो इसके अध्यक्ष बने, तो 1925 में जो आपके विट्ठल भाई हैं यह बने किसके, अध्यक्ष, लोकसभा के यानी केंद्रीय विधान परिषद के। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता की वह कौन है, विट्ठल भाई जे पटेल। और प्रथम अध्यक्ष कौन था, के फेडरिक व्हाइट। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो यही जो आपका पद है यानी केंद्रीय विधान परिषद का जो अध्यक्ष है उसको कहा जाता था प्रेसिडेंट, और जो उपाध्यक्ष है उसको कहा जाता था वाइस प्रेसिडेंट। यह व्यवस्था थी, इसी को बदला गया कब, 1935 में। और इनको अब कहा जाने लगा अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब स्पीकर, और उपाध्यक्ष। तो यह नाम कब दिए गए, 1935 में। पद कब बना, 1921 में। किसके आधार पर बना, 1919 के अधिनियम के आधार पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन है, अनंत सायानाम आयंगर। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। आधार क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रथम अध्यक्ष कौन है जिसको उस समय कहा जाता है प्रेसिडेंट, तो वह थे कौन, के फेडरिक व्हाइट। उपाध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद। और अध्यक्ष होता कौन था उस समय, जो भारत का गवर्नर जनरल है। प्रथम भारतीय कौन है जो इस केंद्रीय विधान परिषद के यानी लोकसभा के अध्यक्ष बने, तो विट्ठल भाई जे पटेल। यह तथ्य हो गया। यह जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है यानी यह नाम कब दिए गए, पहले इनको क्या कहते थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो यह नाम कब पड़े, तो यह पड़ा 1935 में। इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन है, अनंत सायानाम। तो यह प्रमुख तथ्य हैं। फिर एक चीज आती है लेक डम सत्र। यह क्या होता है, जब आपकी नई लोकसभा बनाई जाती है तो नई लोकसभा के गठन से पहले जो आपकी वर्तमान लोकसभा है उसका जो अंतिम सत्र है उसे कहेंगे क्या, लेक डम सत्र। तो लोकसभा की अंतिम बैठक को क्या कहेंगे, लेक डम सत्र। अब जो आपकी लोकसभा है
इनके सभापतियों की क्या होती है, तालिका होती है। एक आपका हो गया अध्यक्ष हो गया, फिर आपका हो गया उपाध्यक्ष हो गया, फिर आपके ऐसे 10 सदस्य होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है कि यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उस केस में यह आधिकारिक रूप से पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अब ऐसे समझिए आप क्या व्यवस्था है। मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, एब्सेंट है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है। तो यह जो आपके 10 सदस्य हैं जिनको सभापति तालिका के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसमें से एक सदस्य क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष है और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, इनका पद ही रिक्त हो, उस केस में क्या होगा? यह जो आपके 10 सदस्य हैं, यह अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यानी इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पद रिक्त है, उस केस में अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर एक शब्द आता है सामायिक अध्यक्ष। यह क्या है? अभी हमने पीछे चर्चा की कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, वह लोकसभा के विघटन के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ता है। जब लोकसभा का गठन हो जाता है, यानी नई लोकसभा का गठन हो जाता है, उस समय जो आपका राष्ट्रपति है, वह लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या चुनता है? सामायिक अध्यक्ष, यानी कुछ समय के लिए उसको अध्यक्ष चुनता है। तो सामायिक अध्यक्ष कौन हो गया? राष्ट्रपति द्वारा जब किसी व्यक्ति को नई लोकसभा के गठन के समय कुछ समय के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो उसे कहते हैं क्या? सामायिक अध्यक्ष। तो यह भी प्रमुख तथ्य हो गए। तो हमने क्या इसमें देखा? लेखदम सत्र और जो तालिका है, उससे जुड़े प्रावधान, इसके साथ-साथ जो सामायिक अध्यक्ष है, वह कौन है? तो इस तरह से जो लोकसभा की पूरी व्यवस्था है और उससे जुड़े जो प्रमुख प्रावधान है, जो परीक्षाओं में आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती हैं, उनको हमने देख लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।